Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. फ्रेंड्स, आज एक लंबे समय के बाद हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ ऑफ सोशल साइंस। और लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 से चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़। और आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं ऑफ द सेम चैप्टर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल रीजन्स। लास्ट टाइम हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम कवर किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन। क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर? व्हाट आर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं। और इसके बाद हम ये जानेंगे वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं और कहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इंडस्ट्रियल रीजन्स, चलिए जानते हैं, डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जब अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज आपस में क्या होती हैं, काफ़ी क्लोज होती हैं, उनका लोकेशन काफ़ी क्लोज होता है। तो एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, और वो आपस में इस तरह से व्यवस्थित होती हैं, इस तरह से क्लोज होती हैं कि वो अपनी क्लोजनेस के बेनिफिट्स को शेयर भी करती हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्री में बनने वाला कोई भी जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता हो, या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं आपस में एक दूसरे को। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, अगर एक जगह पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं और आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई फैसिलिटी या इनपुट प्रोवाइड करा रही हैं, यानी कि बेनिफिट्स शेयर कर रही हैं वो, तो उस रीजन्स को हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहेंगे। और अब हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करें वर्ल्ड में, तो एट द वर्ल्ड लेवल देयर आर 4 मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स और रीजन्स। फर्स्ट इज ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, देन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, देन ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो हम इनका लोकेशन भी देख लें। तो चलिए एक बार वर्ल्ड मैप में भी इन 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इजीली ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे तो यूरोप में वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, और यहाँ ईस्टर्न यूरोप भी है, और साथ ही ईस्टर्न एशिया भी। ये काफ़ी हद तक जो रीजन्स हैं ये ब्लैक कलर पोर्शन से आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर से हाईलाइटेड किए हुए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड मैप में, आप इसे यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं और कितने हैं। इन इंडिया देयर आर 8 मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स और रीजन्स। नंबर 1, मुंबई पुणे क्लस्टर। मुंबई पुणे क्लस्टर में जो रीजन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, ठाणे से लेकर पुणे तक के सारे रीजन्स को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही शोलापुर और नासिक का एरिया भी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो बैंगलोर तमिल नाडु रीजन। तो बैंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई ट्रायंगुलर रीजन के नाम से भी ये जाना जाता है, और इसके अंदर बैंगलोर और तमिलनाडु के वो सारे एरियाज़ जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हुगली रीजन। हुगली रीजन में हम देखें तो ये कहाँ पर, इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आसानसोल से लेकर कोलकाता तक। नेक्स्ट देखेंगे अहमदाबाद बड़ौदा रीजन। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन जो है इसे हम गुजरात जामनगर रीजन भी कह सकते हैं, और ये जामनगर से लेकर वडोदरा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। जो छोटा नागपुर रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इट एक्सटेंड्स ओवर होल ऑफ झारखंड। ये पूरे झारखंड में फैला हुआ है, नदन ओडिशा और सदर्न बिहार भी इसने इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट। विशाखापट्टनम रीजन में हम शामिल करेंगे विशाखापट्टनम, काकीनाडा इंडस्ट्रियल रीजन्स, और उससे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन। ये नदर्न इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें गुड़गांव का सारे इंडस्ट्रियल एरिया शामिल है, दिल्ली का भी, और फरीदाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर, और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेंटर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और लास्ट हम देखेंगे कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सदर्न इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से भी इसे जानते हैं। इट स्प्रेड ओवर तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम,
कोची एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और इनका लोकेशन हम एक बार मैप में भी देख, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन्स करके ये मैप दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं की मैप की में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट कलर से हाईलाइट किए गए हैं रीजन्स। तो यहाँ पर आप मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स को आप पर्पल कलर से यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, देख सकते हैं। अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, दिल्ली एंड ज्वाइनिंग रीजन्स है। यहाँ झारखंड बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन्स भी दिखाए गए हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर भी है, बेंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये कुछ इंडस्ट्रियल मेजर इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पे शो किए गए हैं, उनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। डिजास्टर क्या होते हैं? मेजर एक्सीडेंट्स जो कि इंडस्ट्रीज में हो जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं, केस स्टडी करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में, गाओशियो गैस ट्रेजेडी जो चाइना में हुई थी, और लेटली हम बात करेंगे रिस्क रिडक्शन मेजर्स के बारे में। तो इन 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। इन आवर कंट्री इंडिया व्हेन इट वाज हेल्ड ऑन 3 दिसंबर 1984। क्या रीज़न था इसके पीछे? ड्यू टू द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मिक गैस के नाम से भी जानी जाती है। इस गैस का नाम अच्छे से लर्न कर लीजिए, कई बार पूछा भी जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, इसका एक मेन जो है गैस थी जिसकी वजह से ये, उसके लीकेज की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड गैस एंड अदर पॉइजनस गैसेस। प्लेस की बात करें तो इट वाज हेल्ड इन पेस्टिसाइड फैक्ट्री, और ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की। रिजल्ट की बात करें, काफ़ी टेरिबल रिजल्ट रहे इस ट्रेजेडी के। थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स वर हेल्ड, लेफ्ट द सर्वाइवर विद ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। काफ़ी इंटरनल एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉब्लम से लोगों को सफ़र करना पड़ा। आगे हम देखें वर्ल्ड में, तो इंडिया हम बात करने वाले हैं चाइना के अंदर गाओशियो गैस ट्रेजेडी की। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2005, और रीज़न इसका सेम था, वही ड्यू टू द लीकेज ऑफ पॉइजनस गैसेस। प्लेस की बात करें चाइना में शॉन्गिंग एरिया था, और रिजल्ट क्या रहे? वही हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स वर हेल्ड एंड लेफ्ट द सर्वाइवर विद आइज, स्किन एंड लंग्स प्रॉब्लम। तो ये जो गैस ट्रेजेडीज़ होती हैं, इनके रिजल्ट काफ़ी टेरेबल रहते हैं और लोगों को काफ़ी हद तक सफ़र करना पड़ता है इसमें, और काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे किस तरह से इनके रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। 1 बाय 1 रीड करेंगे। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज़ शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज़। इंडस्ट्रियल एरियाज़ कैसे होने चाहिए? काफ़ी दूर होने चाहिए उन रेसिडेंशियल एरियाज़ से जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हैं। सेकेंडली हम देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। इंडस्ट्रीज में जो केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेज यूज़ होते हैं, उनकी कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी जो है लिमिटेड होनी चाहिए, ताकि इस तरह की गैस लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखेंगे तो फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्मिंग सिस्टम, फायर अलर्ट, इन सारे सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव्ड होना चाहिए एक इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। यस, इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन क्रिएट होता ही है कई फॉर्म में, तो इंडस्ट्री पोल्यूशन डिस्पर्जन जो क्वालिटीज़ हैं उनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड सिस्टम होना चाहिए हर इंडस्ट्रीज़ में। तो चलिए बात करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट मेन टॉपिक है हमारा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हम किन्हें कहेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, उनका लोकेशन कहाँ पर है, और साथ ही हम ये डिस्कस करने वाले हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेजर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। तो बेसिकली ये तीन इंडस्ट्री हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हमारे लिए एक बेसिक इंडस्ट्री की तरह है, और इसकी जो आउटपुट हैं और इसके अंदर यूज़ होने वाले जो इनपुट्स हैं या आउटपुट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी सारी अदर इंडस्ट्रीज़ के काम आती हैं, और इस तरह से ये हमारे लिए बैकबोन है। और आगे हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ये भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया में, और काफ़ी जो है ये इम्प्रूव्ड हुई है, और इसने काफ़ी सपोर्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को। नेक्स्ट देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, ये एक सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्रीज़ होती हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़
और आईटी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में इसने लास्ट 2 डिकेड से काफ़ी ग्रोन अप किया है और काफ़ी सपोर्ट किया है इकोनॉमी को, तो इसी तरह हम इस इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो इसका इंडस्ट्रियल सिस्टम एक बार देख लेते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट विच इज़ अ जनरल इंडस्ट्रियल सिस्टम। इनपुट में यहाँ देखेंगे हम रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स को, बेसिक रॉ मटेरियल जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैंगनीज। अदर इनपुट्स की बात करें तो यस, लेबर, साइट, कैपिटल और काफ़ी सारे अदर्स भी हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस है यहाँ पर वो है स्मेल्टिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आउटपुट क्या है बेसिकली, वो है स्टील, और स्टील आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। सबसे जो स्टील है वो एक बैकबोन की तरह है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें स्मेल्टिंग के बारे में कि स्मेल्टिंग क्या है। Smelting is a process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. It is the definition given in the NCERT book also कि स्मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं उनकी खान से यानी ओर्स से, और किसके थ्रू, बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें इस पिक्चर की, तो यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, ये फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी। इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है किस तरह से आयरन से हम स्टील को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इस प्रोसेस को एक बार ब्रीफ कर देते हैं। तो यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर इन द प्रोसेस ऑफ आयरन मेकिंग प्रोसेस। इन अ ब्लास्ट फर्नेस आयरन ओर इज चार्ज विद हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ coke and hot air is pumped to supply oxygen. In the combustion process, carbon monoxide produces from the coke and transform the iron ore into the pig iron. And the crude iron obtained from the blast furnace is called the pig iron. Limestone and some other materials are added to it in the form of flux to control the high temperature, generally above 1500 degrees Celsius. When the pig iron melts, it is collected at the bottom of the furnace. It is then transferred into molds. It is then transferred into molds to a steel making plant. It is then converted into sheets, rods and any other given shape as might be required. तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ हुए हैं और एक निश्चित प्रक्रिया के थ्रू ये आयरन मेकिंग प्रोसेस किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इस, तो यहाँ एक फिगर दी हुई है, फिगर 5.5, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। यहाँ एक आइडियल प्रोपोर्शन शो किया गया है, उसे देख लेते हैं। 1 टन ऑफ स्टील, 1 टन ऑफ स्टील के लिए आपको कौन कौन से चीज़ें चाहिए, इनपुट्स चाहिए। तो 8 टन्स ऑफ कोल ऐड किया जाएगा, उसमें 4 टन्स ऑफ आयरन ओर एंड ऐड किया जाएगा 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। ये बेसिक इनपुट्स को आप इन आइडियल प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं तो आपको 1 टन ऑफ स्टील मिल जाएगा। तो ये एक फिगर दी हुई थी। करेंगे इसमें स्टील के बारे में। तो स्टील जो कि आउटपुट आयरन स्टील इंडस्ट्री का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि स्टील का जो यूज़ है वो लगभग हर जगह हर प्रक्रिया में किया जा रहा है, तो इसलिए बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए। नेचर की बात करें तो ये काफ़ी टफ होता है और कैन बी ईजिली शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर्स। आपने पढ़ा होगा डक्टाइल, मैलिएबल, तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें है, क्योंकि ये इजीली शेप किया जा सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं आप, इसके वायर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो ये कुछ अदर मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, अगर आप इसको स्टील के साथ ऐड कर देंगे तो एक नया अलॉय क्रिएट होएगा और इस अलॉय ऑफ स्टील से आप बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और यूज़फुल आइटम बना सकते हैं। कौन से बेसिक प्रोडक्ट्स हैं इसके, तो हम बात करें तो हमारे डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं, चाहे वो हैवी मशीनरीज हों या फिर आपके जो बेसिक घर में यूज़ होने वाले छोटे छोटे आइटम्स हों, वो सारी चीज़ों में स्टील का यूज़ हुआ होता है। तो हम बात करें तो शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज, यूटेंसिल्स, सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, पाइपलाइंस, तो ये सारी ही चीज़ें और इनसे भी अधिक कई सारी चीज़ें में स्टील का यूज़ होता है। तो अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स के बारे में, जो कि हैं जमशेदपुर फ्रॉम इंडिया एंड पिट्सबर्ग फ्रॉम यूएसए। तो ये एक नेशनल लेवल पर और एक वर्ल्ड लेवल पर दो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री के। देखते हैं इनके सिमिलर फीचर्स के बारे में।
तो बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर जो है इसमें कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे। तो पहला है आपका क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स, and second is Subarnrekha and Kharkai river provides water. Third is government initiative provided adequate capital. Example, TISCO, Tata Iron Steel Company, started in 1907 by Jamshedji Tata at Sakshi, Jamshedpur. तो जमशेदपुर जो रीज़न है यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट्स चाहिए, आयरन ओर, कोल एंड मैंगनीज, उसके डिपॉजिट्स काफ़ी क्लोज हैं। वाटर सप्लाई भी काफ़ी जो है इम्प्रूव्ड है ऑलरेडी, क्योंकि सुवर्णरेखा खरकई रिवर्स जो है वो यहाँ पर वाटर सप्लाई करती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिए गए हैं ताकि फ़ंड दिए जा सकें आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को। और अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में टिस्को जो है कंपनी बहुत पुरानी है, 1907 जमशेदजी टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? जमशेदपुर में, जिसका पुराना नाम साक्षी था। आगे हम बात करेंगे पिट्सबर्ग के बारे में। तो यूएसए में जो पिट्सबर्ग है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलर फीचर्स हैं, जैसे कि क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड कोल डिपॉजिट्स। तो इनपुट के जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं यहाँ पर। ओर्स की बात करें, ओर्स आर सप्लाइड फ्रॉम द ग्रेट लेक वाटरवेज। ग्रेट लेक वाटरवेज जो है वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो बिगेस्ट है या लार्जेस्ट कह सकते हैं इनलैंड वाटरवेज है, जिसके थ्रू ये ओर्स जो है यहाँ से आयरन ओर सप्लाई किया जाता है। वाटर सप्लाइड फ्रॉम ओयो एंड मोहंगेल्हा एंड एलिगेनी रिवर्स। तो ये काफ़ी सिमिलर फीचर्स हैं इन दोनों ही जगहों पर। आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेजर सेंटर्स। बात करेंगे कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में और इंडिया में जो है इस आयरन स्टील इंडस्ट्री के मेजर सेंटर्स हैं। कौन सी वो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में? तो बात करेंगे रशिया, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, इंडिया। इंडिया की बात करें, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर एंड बर्नपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जगह हैं जहाँ पर कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के मेजर सेंटर्स हैं। और अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो देख लेते हैं इसका इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में हम देखेंगे बेसिक रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर वो है कॉटन। मिलता है हमें कॉटन प्लांट से, और यानी कि फार्मिंग प्रोसेस से ये हमें ऑब्टेन होता है। हम बात करेंगे कौन सी मेन प्रोसेस होती है कॉटन के साथ, वो है स्पिनिंग और वीविंग। स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग है कॉटन प्लांट से जो कॉटन हमें ऑब्टेन होता है उसे हम क्या करते हैं, उससे हम थ्रेड बनाते हैं, वो होता है स्पिनिंग। और वीविंग प्रोसेस क्या है? वीविंग में हम उस थ्रेड से क्लोथ बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस मेन प्रोसेसेस हैं यहाँ पर। स्पिनिंग की हम बात कर लें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में काउंट की जाती है ना। और ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कलकत्ता में 1818 में स्टार्ट की गई थी, और बाद में जाकर के मुंबई में इसका मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश हुई, है ना। और इसके बाद हम देखें तो हमारी इंडिया का जो कॉटन है वो काफ़ी फेमस भी रहा है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफ़ी फेमस रहा है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हम देखें तो मुस्लिन ऑफ ढाका, चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कालीकट, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन पीसेस बुरहानपुर के, वडोदरा और सूरत के, ये काफ़ी फेमस रहे हैं वर्ल्ड में, और इनकी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए काफ़ी जाने गए हैं। स्पिनिंग की बात करें तो पहले हैंडलूम स्पिनिंग हुआ करती थी, स्पिनिंग जैनी के नाम से, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। और हम देखें तो अब उसके बाद आ गए पावर लूम, क्योंकि हैंडलूम उतने कारगर नहीं रहे तो पावर लूम आ गए। इसके बाद धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन होता गया। और फिर हम देखें तो अगर आउटपुट की बात करें यहाँ पे, तो कॉटन क्लोथ हमारा आउटपुट रहता है। आगे हम देखेंगे इसी में तो वो कौन कौन से मेजर सेंटर्स हैं वर्ल्ड में या इंडिया में। वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल के मेजर सेंटर्स हैं, वो है रशिया, जर्मनी, यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, जापान, इंडिया। इन आवर कंट्री इंडिया द मेजर सिटीज़ आर मुंबई, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, लुधियाना एंड पुडुचेरी। These are the some cities where कॉटन टेक्सटाइल मेजर सेंटर्स आर लोकेटेड। आगे बढ़ेंगे और लास्ट हम देखने वाले हैं कंपैरिजन करेंगे इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर दोनों में ही एक एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का। यहाँ बात करेंगे इंडिया में अहमदाबाद और
वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे ओसाका, अहमदाबाद इन इंडिया एंड ओसाका कहाँ से है, ओसाका है जापान से। तो अहमदाबाद और ओसाका के इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम देखेंगे तो अहमदाबाद इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया and it is close to cotton growing areas. Ideal climate and flat terrain are available. Easy availability of land, water, skilled and semi skilled labor. Good road railway network and markets are available. Osaka हम की बात कर रहे हैं which is also called the Manchester of Japan. Extensive plains are here. Warm and humid climates are provided. River Yodo provides water, easy available labor and port facilities available to export and import both the processes. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही रीजन्स में वर्ल्ड में और इंडिया में अहमदाबाद और ओसाका में ये दोनों ही जो सेंटर्स हैं यहाँ पर दोनों ही के इम्पोर्टेंट फीचर्स काफ़ी सिमिलर हैं और दोनों ही जगह पर जो इनपुट्स हैं रिक्वायर्ड इस पूरी प्रोसेस में वो अवेलेबल है इजीली। तो इस तरह हम ये चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते